इनमें कौन क्रांति के दबाने वालों में उस समय किसने नेतृत्व किस जगह का किया, इससे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और कारण, नेचर, स्वरूप, परिणाम, महत्व और देन, ये 4 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मेंस में पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति समझने से पहले हम इन्हीं टॉपिकों के अधीन इसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें, जिस समय यह क्रांति हुई उस समय इंडिया की क्या पोजीशन थी, भारत की क्या दशा थी। मैं पढ़ा चुका हूं। यह क्रांति कब हो रही है? 1857 को, और 1856 तक मैंने पढ़ा दिया है डलहौजी को। 56 में डलहौजी गया और कैनिंग आया, और डलहौजी के आने तक भारत में जो वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी थी, सुरक्षा के घेरे की नीति, जो बेल्जली की सहायक संधि थी, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी विजय की पॉलिसी थी, और जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अधिकांश क्षेत्रों को मिलाने की प्रवृत्ति थी, उसके तहत लगभग पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। बेल्जली के समय में 1799 में टीपू को मार करके मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने हस्तगत कर लिया था। सबसे पहले 1772 में द्वैत शासन समाप्त करके बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और 1802 से लेकर के 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से पेशवा, छत्रपति और जो मराठा सरदार थे, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर, इन पर उनका शिकंजा कस चुका था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पड़ोसी में नेपाल के साथ युद्ध करके और सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 में कर दी, अधिकांश हिस्सा वहां से छीन लिया। ऑकलैंड में अफगानिस्तान के मामले में आक्रमण करके भले ही कुछ हासिल ना हुआ हो, लेकिन अफगानिस्तान की अपनी सीमा अफगानिस्तान की सीमा से मिला दिया था। यह अलग बात है कि डलहौजी ने बचा हुआ कार्य पूरा कर दिया, पंजाब को जीत करके ब्रिटिश राज में मिला लिया। डलहौजी के समय मिला लिया गया। यह महाराष्ट्र ने चटगांव से नीचे जाते हुए बर्मा के निचले वाले हिस्से को ब्रिटिश राज में मिला लिया। अर्थात पूरा भारत ब्रिटिशमय हो चुका था, अधिकांश क्षेत्रों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। विभिन्न वर्गों में जिनके हित इस समय प्रभावित हो रहे थे, उनमें असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य डलहौजी ने आकर के जो अधिकांश राज्यों को विलय किया, और जिनके हित उस समय प्रभावित हुए, उनके अंदर वो असंतोष और विद्रोह की गुबार भड़क रही थी। तो भारत की क्या पोजीशन थी उस समय तक? 1856 में जिस समय विद्रोह हुआ, उस समय अधिकांश रजवाड़ों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष मतलब जीत करके सीधा मिला लिए थे, अप्रत्यक्ष का मतलब सहायक संधि के तहत उन्हें पंगु बना दिया गया था। सिर्फ वही नहीं, जमींदारों का हित प्रभावित हो रहा था, किसान का शोषण भयंकर चल रहा था, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप कर दी गई थी, या अंग्रेज लगातार उसे अपने अनुकूल बनाते जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक वर्ग जो रूढ़िवादी वर्ग होता है, कर्मकांडी वर्ग होता है, जो अंधविश्वास और पुरानी चलती हुई परंपराओं पर विश्वास करने वाला छोटा सा रेडिकल वर्ग होता है, वो भी असंतुष्ट था, क्योंकि सती प्रथा जैसी नियम, विधवा विवाह जैसे नियम लागू करके और
भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया जा रहा था, असंतोष की गुबार दिख रहे थे। यही सारी कारण अभी हम बताएंगे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो भारत की दशा राजनीतिक रूप से क्या थी? राजनीतिक रूप से कहने के लिए तो 1857 की क्रांति तक मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय भारत का सम्राट बना रहा था, तथा कथित रूप से, क्योंकि डलहौजी की मंशा थी कि उसे लाल किले से निकाल करके कुतुब मीनार के पास किसी आवास में बैठा देने की, रोक देने की, और उसकी शक्तियों में लगातार कमी की जा रही थी। लेकिन अभी भी प्रतीक रूप में बाबर द्वारा स्थापित 1526 में वही मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हो, वही गद्दी पर बैठा हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? उस समय प्रधानमंत्री पामस्टर्न हुआ करते थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवाद के शिखर पर पहुंच चुका था। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लगभग 40% देश उसके अधीन थे। भारत में डलहौजी के जाने तक और कैनिंग के आने तक अधिकांश भारत को ब्रिटिशमय किया जा चुका था। इस प्रकार के अंदेशे व्यक्त किए जा रहे थे कि यह ऐसा कुछ असंतोष का बादल फट सकता है। कैनिंग जब आया था तो कैनिंग ने स्वयं घोषणा की थी कि मुझे भारतीय परिमंडल पर कुछ असंतोष के बादल दिखाई दे रहे हैं और इन्हें दूर किया जाना बहुत जरूरी है। यह था ब्रिटेन की पोजीशन उस समय। जिस समय चुनाव हुआ, एचिंसन को जो मुख्य सेनापति था, वो उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि अगर यह असंतोष, ये गुबार फूटा तो इसका स्वरूप इतना बड़ा हो जाएगा, अथवा यह राष्ट्रीयता की भावना तो उस समय नहीं थी, लेकिन भारत के उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैल जाएगा, जिसे दबाना बड़ा कठिन हो जाएगा। 1857 की क्रांति का नेचर और स्वरूप क्या था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मेंस में आप लोगों के निश्चित पूछा जाएगा, आईएएस में भी, पीसीएस के लिए भी आप लोग जानिए। स्वरूप का मतलब होता है क्रांति क्या थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सैनिक क्रांति थी, सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोग कहते हैं यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ यह एक विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। कुछ लोग कहते हैं यह ईसाइयों के खिलाफ हिंदुओं का एक प्रकार का षड्यंत्र और धोखा था। कुछ लोग कहते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। कुछ लोग कहते हैं यह जन क्रांति थी। आखिर यह क्या थी? क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था? क्या यह महाविद्रोह था? क्या यह सिर्फ सिपाही क्रांति थी कि क्या यह सिर्फ सैनिक क्रांति थी? आखिर इस क्रांति का नेचर क्या था? इस क्रांति का स्वरूप क्या था? अभी भी यह विवाद का विषय है। जितने इतिहासकार हैं, सभी इतिहासकारों ने उन समय के साक्ष्यों का विवेचन करके अलग अलग मत प्रकट करने का प्रयास किया है। इसमें जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत सरकार ने स्वयं भारत का इतिहास लिखवाने का प्रयास किया और एक कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी ने भी स्वतंत्रता का इतिहास लिखने के साथ साथ 1857 की इस क्रांति के नेचर पर भी प्रकाश डाला। तो कुछ नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी द्वारा लिखी गई बुक्स, जिनके आधार पर 1857 की क्रांति के नेचर की विवेचना की जाती है, उन बुकों को भी आपको जानना चाहिए, उन किताबों को भी, क्योंकि ये पूछे जाते हैं उन किताबों के नाम भी।
1857 की जब 50वीं वर्षगांठ थी 1907 के आसपास, तो बीडी सावरकर ने बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी अपने बंदी जीवन के दौरान वहां ब्रिटेन में, लंदन में, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बीडी सावरकर ने लिखी थी। जो कमेटी बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद, उस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था मजूमदार को, रमेश चंद्र मजूमदार को। लेकिन सरकार से इनकी कुछ अनबन हो गई, मतभेद उत्पन्न हो गया। अनबन के बाद इन्होंने कमेटी छोड़ दी। उस कमेटी का चेयरमैन फिर बनाया गया सुरेंद्र नाथ सेन को, एस.एन. सेन को, सुरेंद्र नाथ सेन को। और एस.एन. सेन ने जो किताब लिखी, उस किताब का, जैसे इंडियन वार ऑफ फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर की जो बुक है, वैसे उन समय के तथ्यों का विवेचन किया एस.एस. सेन ने, और उन्होंने किताब जो लिखी, उनकी किताब का नाम था 1857। मजूमदार ने भी बाद में किताब लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। बाद में उन्होंने विवेचन किया ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड रेनेसा ऑफ इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, उसी का एक हिस्सा, उसी की एक बुक हुआ करती थी, द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। उनकी किताब का क्या नाम था? द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं अशोक मेहता, उन्होंने भी एक किताब लिखी द ग्रेट रिबेलियन। उस समय बिजनौर के सदर अमीन हुआ करते थे सर सैयद अहमद खां, उन्होंने भी एन एस्से ऑफ 1857 रिवोल्ट पर एक एस्से लिखा, एक लेख लिखा। पीसी जोशी उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, पीसी जोशी ने भी लिखा है द म्यूनिटी ए स्पॉइज्म, और एसबी चौधरी ने तो कई किताबें इस पर लिखी उस समय, द थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूनिटीज एंड द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1859 तक का इतिहास। ये जो हमने किताबें 5-6 बताई, जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें लिखा रहेगा, इसमें से कम एस.एस. सेन की जो सरकारी किताब है जिसका नाम है 1857, मजूमदार की जो किताब है द स्पॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, जो बीडी सावरकर की पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5-6 किताबों को आप जानिए। इन किताबों के माध्यम से इसके नेचर, इसका स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति। अभी आपने देखा जिस समय क्रांति चल रही थी उस समय भारत की क्या दशा थी और ब्रिटेन की क्या दशा थी। इस समय हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति का स्वरूप। इसमें मूल रूप से जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। जब मैंने इतिहास लेखन पढ़ाया था, साम्राज्यवादी सोच, पोषणीय सोच के अनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करने वाले इतिहासकार, इनमें रीज ने, होम्स ने, लॉरेंस ने अपने अपने मत प्रकट किए। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने अपने मत प्रकट किए। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं ये सभ्यता का बर्बरता के साथ युद्ध था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह एक मानवता के अगेंस्ट चलाया गया हिंदुओं का षड्यंत्र था। कोई कहता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, कोई कहता है यह सैनिक विद्रोह से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं।
इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, इसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत जनप्लो भारत का महा विप्लव मानते हैं, अलग अलग नाम मानते हैं, बताने का प्रयास किया। इनमें जो मैंने बताया अलग अलग इन लोगों ने अपने मत प्रकट किए हैं, इनमें से कुछ को आपको जानना चाहिए। साम्राज्यवादी इतिहासकारों में खासकर 4-5 के बारे में जानना चाहिए आपको। लॉरेंस और सीले इस समय ये थे, ये दो इतिहासकार हैं, लॉरेंस और सीले। इन्होंने उस समय के साक्ष्यों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि मूल रूप से यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों में होने वाला विद्रोह था। कुछ सैनिकों ने भारत के और यहां की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, अर्थात यह सैनिक विद्रोह से अधिक नहीं था। मूल रूप से क्या था? सैनिक। लेकिन लॉरेंस और सीले के इन मतों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। लॉरेंस और सीले के इन मतों से ब्रिटिश सरकार भी सहमत थी। ब्रिटिश सरकार का भी मानना था कि यह एक प्रकार का सिपाही विद्रोह था, और उस सिपाही विद्रोह में बाद में काफी कुछ लोग शामिल हो गए। बाद में जब इसके स्वरूपों पर डिस्कस हो रहा था, कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, उसके दौरान जजों ने भी उनकी जो ये बातें उभर करके आई कि यह एक सिपाही विद्रोह था जो धीरे धीरे अन्य वर्ग में भी फैल गया, तो मुख्य रूप से इसे सिपाही विद्रोह माना जाता है। आप जानते हैं इसके पहले भी सिपाही विद्रोह हुए थे। शुरू तो हुआ था सिपाहियों के विद्रोह से ही। 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने ही तो विद्रोह किया, अपने भाइयों को छुड़ा लिया, दिल्ली गए, और इसमें सैनिकों का सबसे मेजर रोल रहा। लेकिन इस मत से इसलिए सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि बहुत जल्दी ही तमाम ऐसे लोग इसमें सम्मिलित हुए जिनका सेना से या सैनिक से कुछ लेना देना नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब सेना और सेना से संबंधित थोड़े थे। रियासतों ने जो विद्रोह में भाग लिया, अन्य व्यक्तियों और वर्गों ने जो भाग लिया, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। साम्राज्यवादी इतिहासकारों में ही टीआर होम्स से हुए हैं। ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध बताते हैं इसे। टीआर होम्स, हाँ, ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध बताते हैं। कि 1857 की क्रांति क्या थी? सभ्य लोगों के खिलाफ बर्बर लोगों ने हथियार उठा लिए थे। अपने आप को अंग्रेज सभ्य बता रहे हैं और भारतीयों को बर्बर बता रहे हैं, और भारतीयों ने, जबकि इसकी अगर तथ्यों पर विवेचना किया जाए, तथ्यों को देखा जाए, तो भारतीयों ने कहीं बर्बरता नहीं दिखाई। बर्बरता अंग्रेजों ने दिखाई। मुगल शासकों के समस्त वंशजों को गोली मार दी गई। विद्रोहियों के साथ निर्दोषों को भी दंडित कर करके और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। जितनी प्रताड़ना दी जा सकती थी उतना ब्रिटिश ने भारतीय जनता को दी इसके दौरान। तो बर्बरता का कार्य उन्होंने किया, लेकिन फिर भी इसे बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा जाता है। इसके पीछे कुछ होने वाली घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें से एक छोटी सी घटना कानपुर के सती चौरा की थी, जिसमें नाना साहब का कोई दोस्त तो नहीं था, क्योंकि एक अंग्रेज स्त्री स्वयं जो उसमें फंसी थी उसने कहा नाना साहब दोषी नहीं है, लेकिन सती चौरा पर कुछ अंग्रेजों को गिरफ्तार करके और उन्हें जला दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, जो सती चौरा कांड के रूप में जानी जाती है। जैसे ब्लैक वॉल ट्रेजेडी को अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक भुनाया, जो हालवेल की गढ़ी हुई कहानी थी 20 जून 1756 को जो कलकत्ता में हुई थी, वैसे ही इस घटना को भी लोगों ने भुलाने का प्रयास किया और बर्बरता और सभ्यता का उद्देश्य का। एल.आर. रीज महोदय थे, एक इतिहासकार थे रीज। वो इसे धर्मांधता का युद्ध मानते हैं। धर्मांध लोगों ने अंग्रेजों को यहां से भारत से बाहर निकालने का
षड्यंत्रकारी प्रयास किया। जबकि हम जानते हैं इस प्रकार की कोई धर्मांधतापूर्ण कार्रवाई पूरे 1857 के दौरान हिंदुओं ने या भारत के पक्ष से नहीं किया गया, इसलिए हम इसे धर्मांधता का युद्ध भी नहीं कह सकते। सर जेम्स आउट्रम एक इतिहासकार हुए हैं। आउट्रम इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहता है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। लेकिन इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम ये षड्यंत्र था, इस प्रकार का कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार अपने अपने ढंग से इसे बताने का प्रयास करते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस समय ब्रिटेन की संसद में बहस चल रहा था इसके स्वरूप पर बोलते हुए, उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण एक संसद सदस्य थे डिज़रायली। डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बहस के दौरान डिज़रायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह रहे थे। जबकि इसे ब्रिटिश संसद ने और न्यायालय से क्या माना जा रहा था, सिपाही विद्रोह से अधिक कुछ नहीं था। तरीके से ब्रिटिश इतिहासकारों ने, साम्राज्यवादी लेखकों ने इस क्रांति के स्वरूप पर अलग अलग प्रकाश डाला है। कोई इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहता है, कोई सैनिक विद्रोह कहता है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, कोई इसे हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, बर्बरता का, सभ्यता का युद्ध, धर्मांधता का युद्ध, अलग अलग नामों से लोग करते हैं। लेकिन इसके स्वरूप को देखते हुए इसे सही माना नहीं जा सकता। अब कुछ भारतीय इतिहासकार नाम जिन्होंने इसके विषय में चर्चा की, भारतीय विचारक, इनमें प्रत्यक्षदर्शी भी थे तमाम, जैसे सर सैयद अहमद खां, इस समय बिजनौर में सहायक दीवान के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह माना है। उनका मानना है, उन्होंने लिखा है एनएसए ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक लेख लिखा है और उसमें इसे सिपाही विद्रोह, सर सैयद अहमद सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह बताने का प्रयास किया है। अगला जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, सब पूछे जाएंगे। अभी मैंने कहा 50वीं वर्षगांठ पर लंदन में इंडिया हाउस में बीडी सावरकर ने, दो भाई थे, गणेश बहादुर, दामोदर, तो बीडी सावरकर ने एक किताब लिखी, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नहीं, जेल में नहीं थे, यहां से भाग करके क्रांतिकारी थे, 50वीं वर्षगांठ थी, वहां से फिर पकड़ करके लाए गए थे। 1907 की घटना है। अब चर्चा की जाएंगी, खैर जो गोडसे और इनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, फिलहाल ये
इनके देशभक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस भाजपा और संघियों को नीचा दिखाने के लिए गोडसे का इस्तेमाल करती है और ये लोग करते हैं और वो लोग बीडी सावरकर के देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। फिलहाल हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं शुरू के प्रारंभ में चलने वाले बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे भारत के, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इनके बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी यही समझिए कि इन्होंने अपनी उस पुस्तक में इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया और बाद में इसी को आधार लेकर के, इसलिए इसको मैं पहले बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को आधार लेकर के बाद में ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने अपनी बुक लिखी और अपने विचार प्रकट किए। जो 1947 में देश की आजादी के बाद कमेटी बनी थी जिससे मजूमदार का मतभेद हुआ, मजूमदार अलग हुए, उसके अधिकांश सदस्यों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना। भारत के ज्यादातर इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते थे, सिर्फ मतभेद लेकर के था राष्ट्रीय। क्या यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, इस पर लेकर के मतभेद है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और अधिकांश लोग इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं, लेकिन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसको आपको जानना पड़ेगा कि पहले जो नियुक्त किए गए थे मजूमदार और बाद में उनकी जगह पर किसे कर दिया गया, एसएन सेन को, सुरेंद्रनाथ सेन को। सुरेंद्रनाथ सेन ने जो अपनी किताब लिखी है 1857, उनकी किताब का क्या नाम है, 1857। उस 1857 में सुरेंद्रनाथ सेन ने दिखाने का प्रयास किया है इसका नेचर राष्ट्रीय भले ना रहा हो, लेकिन यह पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता, यह सेन ने लिखा। इंपॉर्टेंट, बाद में अपना कंक्लूजन दिया मजूमदार ने, वो पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जब मेंस लिखें तब भी लिखें। मजूमदार की किताब का नाम था द स्पॉय, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एक दूसरी किताब उन्होंने लिखी थी द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड रेनेसा ऑफ इंडियन फ्रीडम, स्वतंत्रता आंदोलन का। तो द स्पॉय, म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में मजूमदार ने यह दिखाने का प्रयास किया कि 1857 की क्रांति, विद्रोह ना तो राष्ट्रीय थी, ना तो प्रथम थी और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन थी। यह उनका कहना है, किसका, मजूमदार का, कि तथाकथित 1857 की क्रांति प्रथम थी, ना तो राष्ट्रीय थी, ना तो स्वतंत्रता आंदोलन था। इन्होंने भी उन्हीं 1857 के दौरान होने वाले उन तथ्यों की विवेचना अपने ढंग से करने का प्रयास किया। वो इस आधार पर करने का प्रयास किया है। इसके बाद एसएन सेन, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, 1857, जिसमें इसे नाम घोषित करने का प्रयास करते हैं। और अगले कौन थे, रमेश चंद्र मजूमदार। मजूमदार क्या कहते हैं इसे, द स्पॉय, म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में तथाकथित यह संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला, इसके अलावा 2-3 और लोगों ने किताबें लिख करके इसके नेचर, इसके स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। वो जो 2-3 लोग थे उनमें अशोक मेहता, एक पुस्तक है अशोक मेहता, इनकी किताब का नाम था ग्रेट रिबेलियन। और इसमें यह डिज़रायली का क्या मानना था, राष्ट्रीय विद्रोह,
ब्रिटिश संसद डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए इसको क्या कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसी चीज को अशोक मेहता भी इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह। एक पूरणचंद जोशी ने एक किताब लिखी है, पीसी जोशी, पूरणचंद जोशी, इंडियन म्यूटिनी द स्पॉइज्म। उसमें यह सिद्धांत बताने का प्रयास ये किए हैं कि यह राष्ट्रीय स्वरूप भले ना लिया रहा हो, लेकिन एक बड़ा विद्रोह जनाक्रांति था, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ तत्व दिखाई देते हैं। पीसी जोशी ने भी लिखी, और सबसे ज्यादा इस पर किताबें लिखी हैं शशि भूषण चौधरी, यशबी चौधरी ने, जिसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक है इंडियन म्यूटिनी 1857 और दूसरी है द थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857। इन दोनों में एसबी चौधरी ने एशियन सेवन जैसा वो दिखाने का प्रयास किया है कि यह भारत का कुछ हद तक राष्ट्रीय तो नहीं माना जा सकता, कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले से लेकर के और बाद तक जो विद्रोह हुए उनके कंक्लूजन के आधार पर निकालने का प्रयास किया, इसके नेचर के बारे में बताने का प्रयास किया। तो एसबी चौधरी, पीसी जोशी, अशोक मेहता, मजूमदार, एशियन सेन, यह आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में 1857 की क्रांति के नेचर के बारे में बताने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण थी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर की, जो 1907 में बुक आई, उसी के आधार बना करके लोगों ने लिखने का प्रयास किया। इसके अलावा भी तमाम लोगों ने समय समय पर, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, नेहरू ने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति को छूने का प्रयास किया, और उनका कहना था यह एक प्रकार का सामंती विद्रोह दिखाई देता है, सामंती विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही रामविलास शर्मा हिंदी के बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं और मार्क्सवादी लेखक हैं। उनका मानना है कि यह जना क्रांति थी, एक प्रकार की ब्रिटिश शोषण के खिलाफ, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी सिस्टम के अगेंस्ट भारतीय जनता का एक क्रांति माना जा सकता है, एक प्रकार की यह जना क्रांति थी। तो इसलिए इस तरीके से आपने देखा कि जितने लोग हैं उतने अलग अलग मत इस पे प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहा है सैनिक विद्रोह है, कोई कह रहा है राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई कह रहा है सभ्यता बर्बरता का युद्ध है, कोई कह रहा है यह षड्यंत्र है, कोई कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम है, कोई कह रहा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कोई कह रहा है महाविपदा या विप्लव है, जनाक्रांति है। अनेक लोग अनेक मत प्रकट कर रहे हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अभी भी यह संशय बना हुआ है इस क्रांति का नेचर और स्वरूप क्या था। किसी एक नेचर को हम मान नहीं सकते। यह अलग बात है शुरू हुआ था सैनिक विद्रोह के रूप में, लेकिन धीरे धीरे भारत के अधिकांश वर्ग और लोग इससे जुड़ते गए और अपने पिछले और बाद होने वाले समस्त विद्रोहों में यह सबसे बड़ा विप्लव और क्रांतिकारी स्वरूप का था। इसने भारत और ब्रिटेन के संबंधों में महत्वपूर्ण पड़ाव अथवा मील का पत्थर साबित किया अपने आप। यहीं से अंग्रेजों को 1857 एक विभाजक रेखा हो गई। अपनी पॉलिसी को, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी को, अपनी रिलीजियस पॉलिसी को, अपनी सोशल पॉलिसी को बदलना पड़ा। 1 नवंबर 1858 को यहीं इलाहाबाद के मिंटो पार्क में विक्टोरिया के नाम का पत्र पढ़ा तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल
कैनिंग ने, और उसे ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से घोषणा पत्र कहा जाता है। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका गठन 31 दिसंबर 1600 का हुआ था, जिसे एलिजाबेथ ने पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था, उस कंपनी का सारा स्वरूप समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधा ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया। और ब्रिटिश सरकार ने अब भारत को एक अपना सशक्त स्थिर उपनिवेश बनाते हुए अपनी पुरानी पॉलिसियों को बदल करके नई पॉलिसी अडॉप्ट की। पूरा प्रयास किया अंग्रेजों ने कि हिंदुओं और मुसलमानों को इस क्रांति के दौरान लड़ाया जाए। जितनी रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने संघर्ष किया, उससे कम मोहम्मद अहमदुल्लाह ने नहीं किया, अजीमुल्लाह ने नहीं किया। इन लोगों ने भी देश से अंग्रेजों को भगाने में पूर्ण प्रयास किया। और इसके बाद अंग्रेजों ने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, डिवाइड एंड रूल। जब तक हम भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटेंगे नहीं, तब तक हम यहां शासन नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल को फॉलो करना इसके बाद शुरू कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उनकी स्ट्रेटजी भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बदलने लगी 1857 की क्रांति के बाद। तो इसके नेचर पर पूछा जाए, इनमें से जितना मैंने बताया आपको, आप कुछ ही लिखें, लेकिन कम से कम 5 लोगों का, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बीडी सावरकर है, इसलिए उनकी मत को क्योंकि उसी को आधार लेकर के विवेचना की गई। दूसरा, सबसे अधिक लोग इसे सैनिक और सिपाही विद्रोह मान रहे हैं। यह अलग बात है, लॉरेंस और सीले की इस मत का समर्थन सिपाही विद्रोह के रूप में ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जुडिशरी भी कर चुकी थी। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विद्रोह मान रहे थे, जिसमें डिसरायली था ब्रिटिश सांसद और अशोक मेहता थे ग्रेट रिविलियन के लेखक भारत के। जो होम्स ने बर्बरता सभ्यता का युद्ध कहा, जो लॉरेंस सीले ने सैनिक विद्रोह कहा, जो रीज ने धर्मांधता का युद्ध कहा, जो आउटरम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, इनको भी आपको जानना चाहिए 2-4 को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यशवंत सेन और मजूमदार। यशवंत सेन सरकारी इतिहासकार हैं और यशवंत सेन ने अपने उस इतिहास में यह दिखाने का प्रयास किया है कि 1857, उनकी किताब का क्या नाम है, 1857, कि यह भले ही राष्ट्रीय स्वरूप ना रहा हो, लेकिन इसे स्वतंत्रता संग्राम माना जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा, याद रखिए, द स्पॉय, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी है? मजूमदार ने। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड रेनेसा भी उन्हीं की किताब है, लेकिन ये जो तथ्य उन्होंने दिया है उस किस किताब से है? द स्पॉय, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें उन्होंने क्या कहा है? यह तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना तो संग्राम था। उसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया। यह है। तो शुरू में भी आप लोग लिखते समय इस बात को जरूर चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति के नेचर के विषय में निश्चित रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। इन लोगों का ये अलग मानना है, ये बाद में यही दिखाएंगे। भले ही इस क्रांति, इसका स्वरूप राष्ट्रीय न रहा हो, लेकिन निसंदेह इसका परिणाम और आने वाले समय में इसकी उपादेयता कहीं इस विद्रोह से ज्यादा है। कहा जाता है मरा हुआ जूलियस सीजर जिंदा जूलियस सीजर से ज्यादा प्रभावशाली था। आज अंबेडकर नहीं है, लेकिन जिस समय अंबेडकर थे उस समय एक छोटा सा वर्ग उनको मानने वाला था, कुछ नहीं थे। ही वॉज नथिंग इन दैट टाइम। गांधी और नेहरू और पटेल के आगे कोई वर्चस्व था क्या? लेकिन आज ना होते हुए भी अंबेडकर एक जन क्रांति के अग्रदूत हैं, नायक हैं। उनका इंपैक्ट उनके प्रेजेंसी से आज 1,00,000 गुना अधिक है। 100 गुना नहीं, 1,00,000 गुना अधिक है।
वैसे ही ये क्रांति उस समय भले ही कुछ ना की हो, लेकिन भारतीयों के अंदर जोश भरने के लिए कि अगर छोटा सा एक वर्ग हिला सकता है उस बड़े भवन के मकान को, तो अगर सब लोग मिलकर के धक्का दें तो निश्चित इस भवन को हम गिरा सकते हैं, इस उपनिवेश को खत्म कर सकते हैं और इस अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। इस प्रकार का यही वो बिंदु था जहां ये सब ने महसूस किया, जमींदारों ने भी महसूस किया, किसानों ने भी महसूस किया, सैनिकों ने भी महसूस किया, कर्मचारियों ने भी महसूस किया, हर वर्ग ने महसूस किया कि किसी के हितैषी अंग्रेज नहीं, ये विदेशी हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, इन्हें यहां से भारत से बाहर जाना होगा। अर्थात जिस राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, जिस नेशनलिज्म की बात हो रही थी, जिस राष्ट्रवाद के, वो 1857 की क्रांति से बहुत तेजी से फैला और भारत को एक राष्ट्र बनाने में इस 1857 की क्रांति ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, बहुत महत्वपूर्ण। मजूमदार ने कहा ना तो पहला था, इसका आधार उन्होंने लिया कि अगर इसे सैनिक विद्रोह मानेंगे तो पहली बार सैनिकों ने विद्रोह थोड़ा किया था। जिस समय बक्सर का युद्ध चल रहा था 23 अक्टूबर 1764 को, उस बक्सर के युद्ध में एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों की सेना से निकल करके चला आया था नवाब की सेना की तरफ। बाद में उन सैनिकों के ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें दंडित किया गया, लेकिन विद्रोह तो वहां भी हुआ था। 1806 में बेल्लौर, दक्षिण भारत, बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था प्रतीक चिन्ह के कारण, प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर। कहा जाता है उसमें टीपू के जो बेटों को बंदी बनाया गया था उनका भी उसमें रोल हुआ करता था। बेल्लौर विद्रोह भी हुआ था, उसमें मद्रास का गवर्नर हुआ करता था मिंटो। इसके बाद 1824 में भी 44वीं रेजिमेंट में विद्रोह हुआ था बैरकपुर में। 1844 में भी विद्रोह हुआ था 64वीं रेजिमेंट में। तो इसके पहले भी विद्रोह हुए थे और सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह उस समय 1856 में 57 में चल रहा था। सन्यासी विद्रोह तो 1779 से लेकर 1800 तक चला था। तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे और वो विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट हुए थे। तो उनका कहना था ये जो विद्रोह पहला नहीं था, इसके पहले भी ब्रिटिश पॉलिसियों के खिलाफ भारत के विभिन्न वर्गों में असंतोष व्यक्त हुआ था। वैसे इसमें भी कुछ वर्गों के जिनका हित प्रभावित हुआ था उन्होंने असंतोष करके विद्रोह किया, कोई नया नहीं था। दिस इज नॉट फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। जो दूसरा उनका कहना था यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, उसका आधार इन्होंने यही लिया कि कोई सुनियोजित ढंग से इनकी कोई प्लान नहीं था, कहीं नहीं आया कि अंग्रेजों को हमको भारत से बाहर खदेड़ना है या हमको स्वतंत्रता चाहिए। कि किसी भी लेख में, किसी भी इनके उठाए गए कार्यकलाप में इस प्रकार कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि किसके लिए लोग लड़े हों, स्वतंत्रता के लिए लड़े हों। ये लड़े किसके लिए? निजी स्वार्थ के लिए। बेगम हजरत महल इसलिए लड़ी कि उनके बेटे बिजरीस कादिर को नवाब बना दिया जाए। नाना साहब कानपुर से इसलिए लड़े कि उनकी पेंशन वापस बना दिया जाए और उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। अपने बेटे गंगाधर राव को गद्दी पर बैठाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। तो इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जा सकता। लोगों ने अपने अपने हितों के लिए ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट संघर्ष किया, इसलिए इसे हम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते। ये कौन कहता है? मजूमदार।
अगला क्या कहते हैं, यह राष्ट्रीय नहीं था। निसंदेह ये सब एक मत से स्वीकार करते हैं कि भारत में उस समय तक राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज नहीं थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त स्वतंत्र राज्यों का समूह था। मुगलिया सत्ता के टूट जाने के बाद, मुगलों के पतन के बाद बंगाल का नवाब स्वतंत्र था, मराठे स्वतंत्र थे, मैसूर राज्य स्वतंत्र था, निजाम राज्य स्वतंत्र था, अवध का नवाब स्वतंत्र था, अर्थात अनेक छोटे छोटे राज्य थे, वो स्वतंत्र थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के लोग नहीं लड़ रहे थे। अगर राष्ट्रीयता की भावना रही होती तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय अवध का नवाब अफगानिस्तानी आक्रमणकारी का साथ नहीं देता। जब झांसी पर आक्रमण हो, झांसी की रानी लड़ रही थी, तो सिंधिया झांसी की रानी का साथ देता, अंग्रेजों का साथ नहीं देता। उस क्रांति में यदि अवध के सैनिकों ने भाग लिया था तो उनको मारने वाले पंजाब के सैनिक थे, वो भी भारतीय थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीयता रही थी इसलिए उनके लिए वो दूसरे राज्य के सैनिक थे। इस प्रकार की भावना नहीं हो पाई थी उनके अंदर। अर्थात उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं होता था, इसलिए इसमें राष्ट्रीय शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। अधिकांश लोगों ने जरूर मानने का प्रयास किया है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। लोग स्वतंत्रता संग्राम का मतलब सिर्फ सीमित अर्थों में ये भी लगा देते हैं, एस.एस. सेन भी लिखते हैं, शशिभूषण चौधरी भी लिखते हैं द थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूनिटी में कि सीमित अर्थों में ही सही, लेकिन लोगों ने एक बार औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट मुक्ति का प्रयास किया। मुक्ति संग्राम कहा जा सकता है, स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति, जिसने अपने बाद के भारतीय इतिहास को काफी गहराई तक प्रभावित किया, वह सफल भले ही ना हुई हो, लेकिन उसके प्रभावकारी परिणाम रहे। महत्व बहुत दूरदर्शी महत्व रहे, जिसके नेचर स्वरूप के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। कुछ समझ में आया? छोटा सा लिखना हो तो फिर आप सीधा सा ये लिखिए। 1857 की क्रांति के स्वरूप के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कोई इसे सिपाही विद्रोह, कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह, कोई इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, कोई इसे शब्द नाम नहीं याद आ रहा है, मत लिखिए। ये तो याद आ जाएगा ना, ये लोग मानते हैं। बीडी सावरकर ने ये मान लिया, कम से कम 2-3 लोगों का तो याद रखना चाहिए, एक मजूमदार का, एक एस.एन. सेन का और एक बीडी सावरकर का। इनको कोट कर दीजिए, लिख दीजिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और पूछा जाएगा। ऑप्शनल का भी हिट क्वेश्चन है और उसका भी हिट क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं, हो जाएगा। 1857 क्रांति का नेचर, स्वरूप। अगला पॉइंट क्या था? कारण, काज ऑफ 1857 की क्रांति का कारण, इसे भी जान लीजिए। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और लास्ट में तात्कालिक। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कुछ खास नहीं है। कोई भी विद्रोह या क्रांति अचानक नहीं होती, उसके बीज भविष्य में जो होने वाले प्रभाव हैं, उसके बीज भूतकाल के किसी न किसी घटना में विद्यमान रहती है, जो सुलगती रहती है, समय पाने पर आग का स्वरूप ले लेती है।
ऐसे 1857 की क्रांति अचानक नहीं फूटी थी। अंग्रेजों ने भारत पर अपने जो वर्चस्व की प्रक्रिया प्लासी के युद्ध से शुरू की थी। उनके शोषण की कहानी कब से शुरू होती है? 1857 से, सॉरी 1757, 100 साल पहले। प्लासी के युद्ध को जीत करके उन्होंने बंगाल को लूटना शुरू कर दिया था, और उनके लूट की, उनकी राजनीति की, उनकी धार्मिक की, उनकी सामाजिक जो पॉलिसीज थी, उससे भारतीयों के अंदर क्या हो रहा था? धीरे धीरे असंतोष, विद्रोह की भावना, गुस्सा, गुबार। कभी किसान अपना गुबार निकाल देते थे, कभी आदिवासी अपना गुबार निकाल देते थे, कभी पर्टिकुलर कहीं कोई राज्य का विद्रोह हो गया। पहली बार सामूहिक रूप से एक बड़ा विद्रोह फूटा 1857। इस 1857 की क्रांति के पीछे कौन से कारण थे? कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण विद्यमान थे। इसके राजनीतिक कारणों में भारतीय शासकों, भारतीय राजाओं, भारतीय रियासतों के प्रति अंग्रेजों की जो पॉलिसी रही है, वो जिम्मेदार रही है। भारत का शासक अभी तक किसे माना जाता था? मुगल सम्राट को। और इन अंग्रेजों ने, अंग्रेज शासकों ने, गवर्नर जनरलों ने समय समय पर इस मुगलिया सल्तनत का अपमान किया, मुगल शासक का अपमान किया। जब 1772 में मराठी संरक्षण में चला गया शाह आलम, तो उसकी पेंशन समाप्त कर दी गई। 1803 में रही सही कसर भी समाप्त हो गई, और लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब बेचारा नाम मात्र का रह गया। यह महाराष्ट्र आया, और यह महाराष्ट्र ने कहा कि जो औपचारिकता करते हो उसको बंद करो। किस बात की औपचारिकता? तुम प्रधान छोड़ो। इसके पहले जब कोई गवर्नर जनरल आता था, गवर्नर जनरल तो शिष्टाचार बस मिलने जाता था, और बराबर उसकी कुर्सी लगाई जाती थी। उसने शिष्टाचार भी बंद कर दिया। तुम कौन हो? शासक तो हम हैं यहाँ के। आकलैंड ने तो इसे सामान्य श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। डलहौजी ने कहा कि इसके लिए इतने बड़े महल की क्या जरूरत है, लाल किला खाली कराओ, इससे कुतुब मीनार के पास किसी भवन में इसे शिफ्ट करा दो। ये सारे अपमान थे। किसके? भारतीयों के अपमान थे। अब भारतीयों के सम्राट का अपमान कर रहे हो। कहीं ना कहीं उनके अंदर, उनके समर्थकों के अंदर इस प्रकार की असंतोष की भावना पैदा हो रही थी। सिर्फ सम्राट के खिलाफ नहीं, जब झांसी का विलय किया डलहौजी ने, तो झांसी की जनता को एक बार लगा हमारे राजा और हमारी रानी के साथ जाति हो रही। बेवजह वाजिद अली शाह अवध के नवाब को कलकत्ता नजरबंद कर दिया गया, उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। अवध की जनता के अंदर क्या हुआ? असंतोष पैदा हुआ। तो उनकी जो इन राज्यों, रियासतों के प्रति पॉलिसीज थी, मराठों को जीत करके और पेशवा को कानपुर के बिठूर में बैठा दिया गया। इससे मराठी जनता के अंदर विद्रोह की भावना पनपी। जबरदस्ती सिखों को पास करके और पंजाब का विलय कर लिया गया। छोटे से अबोध बालक दिलीप सिंह को ईसाई बना दिया गया। वहां के लोगों को इसके अंदर आक्रोश पैदा हुआ। सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार से सिपाही जाते थे। बंगाल का इतना शोषण हुआ, आपने देखा कि द्वैत शासन के दौरान कंगाल हो गया बंगाल। बंगाल के लोगों के अंदर लगा कि हमारी जो स्थिति है बुरी, नहीं के कारण। क्या बंगाल की जनता नहीं जानती थी कि अंग्रेजों ने धोखा कर दिया हमारे नवाब के साथ, षड्यंत्र और कपट कर करके, और एक गद्दार को बैठाया हुआ है मीर जाफर को गद्दी पर। तो जो जनता जान रही थी, उस जनता के अंदर अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट गुबार, असंतोष, गुस्सा अंदर अंदर फूट रहा था। जो ब्रिटिश अधिकारी आए, उन्होंने इन राजाओं, रियासतों के खिलाफ जो पॉलिसियां चलाई, चाहे रिंग फेंस पॉलिसी हो वारेन हेस्टिंग्स की, चाहे सहायक संधि पॉलिसी हो वेल्जली की,
भाई बेल्जली ने इन देशी राज्यों के यहां अंग्रेजी फौज उनकी खर्च पर रख दिया और उसमें से अधिकांश लोगों को अपनी फौज हटानी पड़ी। भाई मेरी क्षमता है 200 सैनिक रखने की अपने छोटा सा राज्य के लिए। अंग्रेजों ने कहा तुम 500 सैनिक रखो, लेकिन अंग्रेज हमारा सैनिक रखोगे, खर्चा तुम दोगे। अब उनके जो 200 है उनको निकाल देंगे, वो क्या हो गए? बेरोजगार। उन 200 घरों के जो उनके अपने सैनिक थे उनको तो बेरोजगार करेंगे, हटाएंगे, और उन 200 घरों के लोगों के अंदर क्या होगा? असंतोष पैदा होगा। वो ठगी का मार्ग अपनाएंगे, लूट का मार्ग अपनाएंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट एक असंतोष पनपेगा। तो बेल्जली की सहायक संधियों से ऐसा हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के पॉलिसियों से ऐसा हुआ। सबसे ज्यादा डलहौजी आया था। डलहौजी ने किसी को जीत करके, किसी को कुशासन का आरोप लगा करके नागपुर, संभल, जयपुर, सतारा, बघाट, उदयपुर अनेक राज्यों को मिला लिया। यहां के शासक, यहां की जनता ने महसूस किया कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। तो उस समय के अंग्रेजों द्वारा उठाए गए राजनीतिक कदम भी लोगों के अंदर असंतोष पैदा किए। कॉर्नवालिस ने जमींदारी एक्ट लाया था और उस जमींदारी एक्ट में जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया था। तो एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया था अंग्रेजों के साथ, जो उनका साथ दे रहा था। जमींदार वर्ग ये अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि उसका हित उससे जुड़ा हुआ था। वो खुद जनता का शोषण कर रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे जमींदार थे जो ईमानदार पूर्वक अपनी काम नहीं कर पा रहे थे और कॉर्नवालिस के सूर्यास्त नियम के अनुसार पीड़ित और दुखी थे। सूर्यास्त क्या नियम है मैंने बताया था, फिर पढ़ाएंगे। हाँ, तो बताया भी था और फिर समझाऊंगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे कानून आए। एक लीकी का कानून आया था, एक जमींदारी एक्ट और लाया गया, उसके तहत तमाम जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। बहुत सारे उनके राजनीतिक फैसले नागवार गुजरे भारतीयों को, और उनकी इस तमाम राजनीतिक कारणों से 1857 की क्रांति को हवा मिली। और ये सारी हवा गुबार 10 मई 1857 को मेरठ में जब सैनिकों ने उसमें उस गुबार असंतोष में आग लगाई, तो धीरे धीरे पूरे भारत में उसकी ज्वाला फैल गई। तो उनमें महत्वपूर्ण कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक भी था, जो अवध के नवाब के साथ, संभल, जयपुर, बघाट और इनकी राजाओं के साथ, हमारे पेशवा और मराठा शासकों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण अवध ज्यादा जला, सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि उसी समय डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया था। इसके कारण अंग्रेजों की इन राजनीतिक पॉलिसियों और निर्णयों के कारण 1857 की क्रांति को बल मिला और 1857 की क्रांति हुई। ऐसे ही सबसे बड़ा कारण क्या था? आर्थिक। किसी भी क्रांति के पीछे ये सब है कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है। तात्कालिक सभी, फ्रांस की क्रांति की, अमेरिका की क्रांति की, रशिया की क्रांति की, लेकिन उसमें सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी कारण क्या होता है? आर्थिक। कहा जाता है पीठ की चोट बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन पेट की नहीं। पेट पे प्रहार अक्षम्य है। और अंग्रेजों ने सबसे अधिक प्रहार किस पे किया? पेट पर। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का सर्वनाश कर दिया। जिस समय यूरोपीय यहां आए थे, उसी पूर्व संध्या पर यहां वर्नियर आया था फ्रांस का, फिच आया था इंग्लैंड का, ट्रेवेनियर आया था फ्रांस का, इटालवी यात्री आए थे, और सब एक स्वर में कहते थे कि विश्व की सोने चांदी की चलने वाली नदियां भारत में आकर के रुक जाती हैं।
अकूत संपत्ति भारत में उन व्यापार से आ रही थी। भारत एक समृद्धशाली देश के रूप में जाना जाता था। यूरोप के लोग प्राचीन कहानियों में सुनते थे, अगर सोना चांदी कहीं लेना हो तो वहां जाओ, भारत जाओ। और उस भारत को अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी, अपने नियमों से इतना कंगाल बना दिया कि वो भारत भूखमरी, गरीबी, दुर्भिक्ष, अकाल का देश बन गया। सिर्फ शोषण हुआ। इनकी जितनी भी यही एक ऐसा पक्ष है, राजनीति में भी कुछ फैसले ऐसे रहे जो भारत के पक्ष में थे, सामाजिक में भी कुछ ऐसे फैसले रहे जो भारत के पक्ष में रहे, धर्म में भी उन्होंने कुछ ऐसा नियम लागू किया जो कुछ अच्छा रहा, सेना में भी कुछ नियम लागू किए जो बहुत अच्छा रहा। लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा पक्ष रहा जिसका घिनौना स्वरूप दिखाई दिया। उनका सिर्फ और सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का नाश उद्देश्य था और सिर्फ अपनी व्यवस्था, यहाँ के पैसे को ढो करके इंग्लैंड लेके जाना था, और इसमें वो सफल रहे। जॉन सुल्विन ने कहा था कि हमारी प्रणाली, सिस्टम स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से अच्छी चीजों को सोखती है और टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। अर्थात यहां से हम माल उठा रहे हैं और वहां जाके गिरा रहे हैं। रजनी पाम दत्ता ने इंडिया टुडे में, और आरसी दत्ता, भारत के पहले आर्थिक इतिहासकार कौन है? आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्त। 1899 में आरसी दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने किताब लिखा। आरसी दत्ता किताब का क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमी। और उसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि इसके पहले के लोग भी भारत से धनों का उगाही करते थे, राजस्व लेते थे, लेकिन भारत कभी कंखाड़ नहीं हुआ। यहां के लोगों ने लिया इसलिए नहीं हुआ, और यहां से लूट के लेके गए। गजनवी भी गया, तैमूरलंग भी गया, नादिर शाह भी गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने लूटा तो फिर भारत कभी आबाद नहीं हो पाया अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि भाई अंग्रेज सिर्फ यहां से लेके गए और हमारे सिस्टम को उन्होंने तोड़ दिया, मार दिया। भाई अगर हमारे पास मुर्गी देने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो 2, 4, 10 ठू तुम चुरा भी ले जाओगे, फर्क नहीं पड़ेगा, वो रोज तो अंडा दे ही रही है। चलो आज भी चुरा ले जाओ, कल भी ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुर्गी ही उठा ले जाओ या मुर्गी का वध कर दो या मुर्गी का ऑपरेशन करा दो। अर्थव्यवस्था का ऑपरेशन ही हुआ, बंध्याकरण हो गया ऑपरेशन। इंडियन इकोनॉमी का बंध्याकरण कर दिया गया, या उसको अपने अनुरूप उन्होंने ढाल लिया। अब तो सोने का आना बंद, आयात बंद। इंडिया टुडे में रजनी पामदत्त ने इंडियन इकोनॉमी जो बुक लिखी है आरसी दत्ता ने, और द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दादा भाई नेरोजी ने बहुत सारी लेख लिखे, जिसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी क्या है? वेल्थ ड्रेन, धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसमें वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये जो धन निष्कासन है, भारत बिना प्रतिफल के जो पैसा ब्रिटेन भेज रहा है, ये इविल्स ऑफ इविल्स, अनिष्टों का अनिष्टकारी है। इस समस्या, इस पीड़ा और इस समस्या के कारण भारत का जो रक्त स्राव है, अगर शरीर से खून कहीं बह रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो आदमी मर जाएगा। वैसे भारत मर गया, क्योंकि वो स्राव, धन निष्कासन, वेल्थ ड्रेन रुक नहीं पाया। 1947 तक आते आते आप क्या स्थिति हुई आप जानते हैं। सिर्फ कूड़ा और कचरा छोड़ करके अंग्रेज यहां गए। अर्थात जो 1857 की क्रांति थी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? आर्थिक। इन्होंने यहां के सिस्टम को
चाहे वो कृषि का नियम हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे वो उद्योग का हो। उद्योगों का नाश कर दिए, परंपरागत एग्रीकल्चर का नाश कर दिए, किसान बेचारे भुखमरी के कगार पर आ गए, और व्यापार का तो कुछ कहना ही नहीं, अपने पक्ष में मोड़ लिए। यह भी असंतोष का कारण बना। आप जानते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक धनादोहन, जितना बंगाल को लूट पाए। बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन लागू किया गया, और 65 से 72 तक अंग्रेजों ने क्या किया आप जानते हैं? बंगाल को खंखार किया, सिर्फ लूटा, दोनों हाथों से चूसा, जोंक की तरह। खून पिए पै न पिए, लगी पयोधर जोंक। जोंक को गाय के थन में भी लगा दीजिए तो जहां दूध का भंडार रहता है वो दूध नहीं पिएगी, वहां भी वो खून ही पिएगी। तो उनका सिस्टम, यहां सिर्फ भारतीय सिस्टम का नाश करना था, उद्योगों का खून चूसना था, व्यवसायों को समाप्त करना था, मजदूरों और किसानों की स्थिति को दयनीय बनाना था। और इस अर्थव्यवस्था का, उनकी इस पॉलिसी का 1857 की क्रांति तक लोग समझ चुके थे। द्वैध शासन से बंगाल का शोषण आप जानते हैं। 1857 से पहले अवध को धाय, मैंने कहा अवध ने अंग्रेजी शासन के लिए धाय की भूमिका अदा की थी। कोई भी आर्थिक आवश्यकता की होती थी वैसे तुरंत क्या कर देते थे अवध। वारन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल ने भी अवध के बेगमों के ऊपर अत्याचार किया, किसके लिए? पैसा के लिए। मुन्नी बेगम, बुर्रा बेगम, सुल्ताना बेगम, जो वहां की बेगमें थीं, जो नवाब की माँ थी, दादी थी, विधवाएं थीं, उनका जबरदस्ती सेना की मदद से पैसा वसूला। डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा, और उसके पहले हार्डिंग लड़ा था, और हार्डिंग ने कितने जुर्माना ठोके थे? 1.5 करोड़। 50 लाख तो तुरंत सिखों ने दे दिया था, और 1 करोड़ के लिए उन्होंने कश्मीर बेच दिया। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। हैदराबाद के ऊपर बरार का निजाम था, बरार के निजाम के ऊपर ऋण था। किस बात का ऋण था? ब्रिटिश सेना रखा था, उसका खर्चा नहीं दे पाया था। अंग्रेजों ने कहा पैसा दो, कहा पैसा नहीं है, तो कहा राज्य दो, विलय कर लिया, बरार के निजाम को हटा दिया। जितनी भी मैं इकोनॉमी सिस्टम पढ़ाऊंगा, जितनी भी इनकी पॉलिसी थी, चाहे वो राजस्व पॉलिसी रही हो, जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, सिर्फ क्या थी? शोषणकारी, अधिक से अधिक राजस्व लेना। व्यवसायों को, परंपरागत व्यवसायों को ठप कर दो, भू अकाल क्यों ना पड़े। ये पैदा क्या करवाना चाहते थे? अफीम, सोरा, नील। हम नील नहीं पैदा करेंगे, किसान कहता हम नहीं करेंगे, लेकिन बेटी की विवाह है उसके लिए उन्हें दे देते थे पेशगी, एडवांस। ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? गांधी जी ने क्यों किया? नीलों की तिनकठिया प्रथा में बंधे हुए थे किसान बेचारे, उनको उतना बोना ही था। खाने के लिए अनाज नहीं है लेकिन नील बोएंगे। और नील क्यों बोएंगे? क्योंकि उनके कपड़ों के लिए उसकी जरूरत है, व्यवसाय के लिए। वो बोना चाह रहा है गेहूं, चावल, अपने बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन बंधा हुआ है और बंध में, वो नहीं बो सकता। पैदा भी कर रहा है नील, तो अपने मन से नहीं बेचेगा वो। पहले से तय कर दिया गया है इतने में ही बेचना है, भले ही उसको सस्ता पड़े, बेचेगा। अनुबंध में फंस चुका है, या तो अपना व्यवसाय बंद करे, और या तो पेशगी ले चुका है। और पेशगी में अगर उसे अंग्रेजों ने 100 रुपया दे दिया है कि 100 रुपये में तुम्हें एक कपड़ा देना है, भले उसकी लागत 150 आ रहा है, बेचारा क्या भीख मांग के कहीं करेगा, लेकिन तू देना तो पड़ेगा क्योंकि एडवांस ले चुका है, पेशगी ले चुका है।
हमारे कपड़े, हमारे व्यापार हमारे पक्ष में हुआ करते थे। अंग्रेजों ने सारे सिस्टम बदल दिए। तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, व्यवसाय की पॉलिसी थी, उद्योग की पॉलिसी थी, व्यापार की पॉलिसी थी, उसने व्यापक क्षति पहुंचाई और उसके कारण असंतोष पैदा हुआ। परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। ऐसे ही अंग्रेजों के जो सोशल नियम थे, हीन दृष्टि से भारतीयों को देखा जाता था, ब्लैक डॉग, काला कुत्ता कहा जाता था। गांधी को अस्पृश्यता का ये व्यवहार तो किया गया दक्षिण अफ्रीका में, ट्रेन के उस डिब्बे से उन्हें उतार दिया गया। यहां भी वही व्यवस्था थी, जिस रास्ते से अंग्रेज जाते थे उस रास्ते से भारतीय नहीं जा सकते थे। जिस कोच में वो यात्रा करते थे उस कोच में यात्रा नहीं कर सकते थे। हे दृष्टि से देखा जाता था, गंदा काम उनसे कराया जाता था, काला भद्दा और अपमानित किया जाता था। इसके कारण भारतीयों के अंदर असंतोष पैदा हुआ। सामाजिक रूप से इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे सामाजिक मामलों में इंटरफियर करना शुरू कर दिए। सती प्रथा इन्होंने लाया, लेकिन हमारे जड़ों में व्याप्त था। लोगों ने कहा रे, ये तो हमें बेधर्म कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा लाए, अच्छा काम किए, लेकिन जो रूढ़िवादी थे उनमें असंतोष पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? अरे तो बिगाड़ रहे हैं, हमारी लड़कियों को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो अंग्रेज यहां इंग्लैंड बनाना चाहते हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जबरदस्ती एक असंतोष पैदा क्यों हुआ? उनके सामाजिक मामलों में इंटरफेरेंस के कारण। बहुत बड़े प्रोग्रेसिव सोच के थे तिलक, नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, ग्रमपंथ के बहुत महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे तिलक। लेकिन तिलक ने भी अंग्रेजों के इस सामाजिक सुधार आंदोलनों का, सामाजिक सुधार अधिनियमों का विरोध किया था। उन्होंने भी जो विधवा विवाह, जो बाल विवाह और जो एक्ट लाए थे, उसका उन्होंने विरोध किया था तिलक ने। उन्होंने रेल का भी विरोध किया, जो भारत के उन्नयन का शिकार था। और उन्होंने इसलिए बाल विवाह एक्ट का विरोध किया था, सामाजिक सुधार का तिलक ने विरोध किया था, जबकि वो प्रगतिशील सोच के थे। उनका कहना था सही है, सती प्रथा लागू होना चाहिए, विधवा विवाह लागू होना चाहिए, बाल विवाह कानून बनना चाहिए, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा, अंग्रेज कौन होते बनाने वाले? हमारे आज सामाजिक मामलों में वो हस्तक्षेप को कर रहे हैं। ये कानून हम बनाएंगे, भारत बनाएगा, हम अपने समाज के लिए बनाएंगे, दूसरे लोग हमारे समाज के मामले में कानून बनाने के हकदार नहीं। इसलिए भी विरोध हुआ, सही काम का भी विरोध हुआ। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लागू, तमाम ऐसे जिसके कारण जो सामाजिक व्यवस्था उसमें अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप हुआ, उसके कारण भी विद्रोह की ज्वाला, विद्रोह की लहर भड़की और 1857 की क्रांति को एक हवा मिला। जैसे सामाजिक कारण था, वैसे ही 1857 की क्रांति के पीछे धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारणों में धार्मिक अमल में हस्तक्षेप था। 1813 के चार्टर एक्ट में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। जब मैं संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई थी। और तीसरा सबसे बड़ी बात थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए खोल दिया गया था, अनुमति दे दी गई। इसके पहले जब नहीं खोला गया था तब तो ईसाई धर्म का प्रसार बड़ी जोर से चल रहा था, और अब जब खोल दिया गया कि कोई भी ईसाई मिशनरी यहां आकर के अपने मतों का प्रसार कर सकती है, तो फिर सोचिए क्या हाल हुआ होगा। धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू, ईसाई बनने की प्रक्रिया शुरू, ईसाई मतों का प्रचार प्रसार शुरू। इससे भारतीयों को क्या लगा, ये हमारा धर्म
कैनिंग ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उसमें तहत था अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसे उसके पैतृक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। कैनिंग ने एक अधिनियम लाया, एक कानून बनाया धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया कि अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार भी करता है तो उसका पैतृक अधिकार संरक्षित रहेगा। जानते हैं आप सबसे पहले इस क्रांति में विद्रोह की शुरुआत किसने की? सैनिकों ने। सबसे ज्यादा सैनिक विद्रोह हुआ और उसके पीछे भी क्या कारण था? धार्मिक। तात्कालिक जो कारण था सुअर गाय की चर्बी, बेल्लौर में जो विद्रोह हुआ टीका लगाने को लेकर के, टीका लगाना, चोटी करना, ये सब पर जो प्रतिबंध लगाया गया। बैरकपुर में विद्रोह क्यों हुआ था? एक टोपी में बुर्रा लगता था, बुर्रा मतलब एक स्काउट वाले जैसे लगाते नहीं है, और उस पे चमड़े का एक लगा रहता था, वो चमड़े वाला लोग कहते थे गाय और सुअर की चर्बी का, या सुअर की चमड़े का है या गाय की चमड़े का है। लोगों को लगा कि ये तो हमारा पेट पे लात मार ही रहा था, हमारे लोगों का अपमान तो कर ही रहा था, हमारे राजा और महाराजा का अपमान तो कर ही रहा था, हमें बेधर्म भी करने पर लगे हुए। लोगों के अंदर असंतोष की भावना भरती गई और गुबार फूट करके 1857 में फूट गई। नियम होता था कि हमारे यहां से कोई भी समुद्र पार नहीं जाएगा, क्योंकि समुद्र पार करना धार्मिक रूप से दोष माना जाता था, धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं था। और उन सैनिकों को जाने के लिए कहा जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके जो धर्म पर आधारित नियम उनके थे, उसके कारण भी भारतीयों के अंदर असंतोष पनपा, और वो भी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। बहुत सारे कारणों में कारण ये भी था 1857 की क्रांति का। जैसे धार्मिक कारण था वैसे ही सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण बहुत महत्वपूर्ण था। सैनिकों के साथ होने वाला भेदभाव, उनका अपमान, कोई भी भारतीय सैनिक किसी उच्च पद पर नियुक्त, एक ही पद पर नियुक्त दो अगर ब्रिटिश सैनिक है, भारतीय सैनिक है, तो उसके खाने पीने रहने की और अंग्रेज के रहने की अलग व्यवस्था होती है। इसको निम्न खाना दिया जाएगा, उसको अच्छा खाना दिया जाएगा, उसको पहनने और रहने के लिए उसके अधीन रहना पड़ेगा। ना तो प्रमोशन हो सकता है, ना तो अच्छा खाना दिया जाएगा, ना तो सम्मान किया जाएगा। सैनिकों के अंदर असंतोष तो पनपे गए। वेतन कम, पेट पे चोट सैनिकों के बर्दाश्त कर लिया। अवध से आए थे, बंगाल से आए थे, उनके शासकों, उनके राजाओं का अपमान किया, सैनिकों ने बर्दाश्त कर लिया। भत्ता कम मिल रहा है, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ, कह रहा है मुंह से खोलो, लगाओ, बुरा उठाओ, हम टीका लगाते हैं, टीका लगाने से मना करो, हम बाल रखना चाहते हैं, बाल नहीं रख सकते। हमारे धार्मिक और पर्सनल मामलों में इंटरफेयर सैनिक का असंतोष का एक कारण बना। 1857 से पहले हमने कहा बक्सर के युद्ध में, 1806 के बेल्लौर के विद्रोह में, 1824 के बैरकपुर के विद्रोह में, 1844 के विद्रोह में, इन विद्रोहों ने भी, सैनिक विद्रोहों ने यह तय कर दिया था कि आने वाले समय में कोई विद्रोह की ज्वाला भयंकर भड़केगी। सैनिकों के साथ होने वाले इस प्रकार के सौतेले व्यवहार ने, भेदभावपूर्ण नीतियों ने, उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप ने सैनिकों के अंदर भी असंतोष की गुबार भर दी, जिसके कारण 1857 की क्रांति होनी ही थी। क्योंकि सैनिक सबसे ज्यादा इस समय प्रताड़ित था, और सबसे अधिक सैनिक कहां के थे? अवध के और बंगाल के। और सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं दोनों का हुआ। वहां द्वैध शासन से हुआ और यहां अप्रत्यक्ष रूप से शोषण हुआ। यहां के शासक को बेचारे को कुशासन का आरोप लगा करके तत्काल हटाया गया था। ताजा ताजा घाव था। इसने भी 1857 की क्रांति में सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। इसके कारण 1857 क्रांति का गदर फूटा। इस तरीके से 1857 की जो क्रांति हुई
उसके पीछे जो पॉलिटिकल उनकी पॉलिसीज थी, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जो उनकी सोशल पॉलिसी थी, जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी और उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी, वही उनकी नीतियां ही 1857 की क्रांति के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार थी। ये सारे गुबार, असंतोष, विद्रोह के स्वर अंतर पनप रहे थे और उसे हवा मिल गया तत्कालिक एक घटना से। लगभग दिसंबर 1856 में सरकार ने सैनिकों को जो पुरानी राइफल वो इस्तेमाल करते थे, ब्राउन बैस, उसको बदल करके नई राइफल देनी शुरू कर दी। और जो नई राइफल सैनिकों को दी गई उसका क्या नाम था? एनफील्ड। अब सैनिकों के लिए एक नई राइफल सरकार ले आई। ब्राउन बैस पहले चलती थी, अब कौन सी ले आई? एनफील्ड। और उस एनफील्ड राइफल की विशेषता यह थी कि उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था चलाने वाला, तो जैसे आपने कभी टार्च बैटरी का सेल खरीदा है पहले, तो उसके ऊपर एक कवर होता है और उस कवर को आप कैसे तोड़ते हैं? दांत से यूं कट से निकालेंगे और उसके बाद टॉर्च में लगाएंगे। तो वैसे कारतूस कवर होता था और उसमें नियम था कि जो ब्राउन बैस की जगह पर नई राइफल आई हुई थी एनफील्ड, उस एनफील्ड को लोड करने के लिए, कारतूस भरने के लिए, क्यों कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था, तब लगाना पड़ता था, लोड करना। और उसमें यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस का जो ऊपर है, कवर है, जिसको दांत से तोड़ना है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी। यही सबसे बड़ा कारण था कि तत्काल जो गुबार पहले से सभी वर्गों के अधीन चल रहा था, सैनिकों के अंदर भी उन जो भेदभाव उनके साथ किए जा रहे थे, अपमानजनक उनके साथ घटनाएं हो रही थी, उनको साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा था, उनके धर्म और समाज पर जो चोट पहुंचाई जा रही थी, वो गुबार बनकर के फूट पड़ा। उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया, उस कारतूस का, कि नए कारतूस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति। इसका परिणाम हो गया 1857 की क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट। तात्कालिक कारण, ब्राउन बैस की जगह पर एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस जो गाय और सूअर की चर्बी के लगे हुए थे, उसका इस्तेमाल, तात्कालिक कारण। इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति को एक हवा मिला। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट प्रारंभ और प्रसार समझ लीजिए। ये एनफील्ड राइफल जब आई, इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, अफवाह उड़ी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी कबर पे लगा हुआ है, तो सैनिकों के अंदर एक प्रकार का पुनः विद्रोह, असंतोष और गुस्से की भावना पनपनी शुरू हो गई। 23 जनवरी 1757 दिसंबर में आ गई थी। 23 जनवरी 1757 को बहरामपुर के सैनिकों ने कहा कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले बंगाल के बहरामपुर के सैनिकों ने कहा 23 जनवरी को कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो रेजिमेंट भंग कर दी गई, उन सैनिकों को दंडित किया गया। असंतोष फैल चुका था। 26 फरवरी 1757 को दमदम के सैनिक, ये भी बंगाल में है, दमदम के सैनिकों ने कहा, नहीं पहले दमदम में हुआ था। 23 जनवरी 1757 को दमदम के सैनिकों ने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इन्फेंट्री भंग कर दी गई और उन्हें दंडित किया गया। 26 फरवरी 1757 को फिर
वही जो भी बताया हूं, बहरामपुर के सैनिकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये गाय सुअर की चर्बी है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन बहुत तेजी से, बहुत आसानी से उसे दबा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट पूछा जाएगा, दमदम और बहरामपुर के विद्रोह को अंग्रेजों ने चालाकी से दबा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन 29 मार्च 1757 को बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे के नेतृत्व में फिर विद्रोह हो गया। एक युवा सैनिक था, कौन? मंगल पांडे, 34वीं इन्फेंट्री का, बैरकपुर का। उसने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने कहा 29 मार्च 1757 को कि गाय सुअर लगी हुई इस चर्बी के फील्ड राइफल के कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और जब उसने मना किया मंगल पांडे ने, तो अधिकारियों ने उसके साथ ज्यादती की, अपमानित करने का, बंदी बनाने का प्रयास किया। तुरंत उसने अपने सेनाधिकारी पर गोली चला दी। निशाना तो बनाया था बाघ को मारने का, जो एस्टूडेंट बाघ, कर्नल बाघ थे, लेकिन बगल में बेचारे दूसरे भी खड़े थे। दूर से बाघ को मारा, बाघ तो मरे ही, गोली ने एक को और उड़ा दिया, दोनों लोग उड़ गए। मंगल पांडे की गोली से बाघ और हिरसे दोनों मारे गए। इस घटना से 34वीं इन्फेंट्री भंग कर दी गई। अन्य सैनिकों में विद्रोह की भावना आ गई। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाघ और हिरसे के अपराध में आनन फानन में उसके ऊपर मुकदमा चला करके और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी। 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी। बैरकपुर की इस घटना ने पूरा हिला दिया भारत को, मंगल पांडे की इस घटना को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है। 24 अप्रैल को लगभग 80-90, 100 से अधिक सैनिक थे घोड़े बटालियन की मेरठ के, उन्होंने भी वही मंगल पांडे की तर्ज पर कहा कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरठ के उन सैनिकों ने कहा, मेरठ में, कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वो इन्फेंट्री बटालियन भंग कर दी गई, उन सैनिकों के ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया और उनमें से 85 को आजीवन कारावास दिया गया, 10 को मृत्युदंड दिया गया। जिन्होंने विद्रोह 24 अप्रैल को विद्रोह किया था, 9 मई को जब यह फैसला आया, उन सैनिकों को दंडित किया गया था। उसी समय 9 मई की घटना है। कुछ साक्ष्यों, इतिहासकारों के अनुसार सामान्य सी घटना ने इस विप्लव को जन्म दे दिया। कभी कभी व्यक्ति कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर उसे ताना मिल जाए, ताना आप जानते हैं, शादी के बाद खूब सुनने को मिलेंगे। अगर पुरुष हैं तो पत्नी के, और अगर पत्नी है तो सासू और ननद के ताने सुनने को मिलेंगे। और ताने कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को और उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। कहते ताना सुन सुन करके, और मैंने ऐसा करने के लिए ठान लिया। एक छोटे से ताने ने एक कामी व्यक्ति को अपने समय का सबसे महान संत बना दिया। रात में बेचारे मिलने, अंधेरे में सांप पकड़ करके शव की सहायता से जाने वाले उस गोस्वामी जी को, तुलसीदास को, राम बोला को, जब उनकी पत्नी, क्या नाम था, रत्नावली, ने ताना मारा, अस्त चरम देह में तामय ऐसी प्रीत,
जो होती रघुनाथ में क्यों होती भवभीति। और उस ताने ने गोस्वामी जी उल्टे पांव चले आए। कहा जाता महाभारत के पीछे द्रौपदी का वह ताना था, व्यंग था दुर्योधन का, कि अंधे का बेटा अंधा होता है, जो रंगमहल में उसने कहा था, और वो महाभारत का सूत्रपात हुआ। ऐसा ही कुछ घटना कहा जाता है 1857 की क्रांति के विषय में भी। कहा जाता मेरठ के कुछ सैनिक 9 मई की शाम को बाजार में बाजार करने गए थे, सामान खरीदने गए, महिलाएं भी खरीदने आई थी, और उन आए हुए 8-10 सैनिकों के ऊपर महिलाओं ने कमेंट कसा। सामान खरीद रहे थे वो सैनिक, और महिलाओं ने कहा तुम्हें यह नहीं ये खरीदना चाहिए। वहां चूड़ी और बिंदी थी। तुम लोग तो जनाने हो, पेपर में पढ़ा होगा महिलाओं ने, इन सैनिकों को फांसी दी जा रही है, इन्हें देश निकाला दिया गया है, देश के प्रति समाचार पत्र तो चल ही रहे थे। महिलाओं का ताना बर्दाश्त नहीं हुआ सैनिकों को। बाजार से बिना सामान खरीदे बैरक में आए और उन्होंने बात बताई। 9 मई की रात में ही खलबली मच गई, और सुबह सारे सैनिक बैरक के इकट्ठे, तोड़ना फोड़ना, बैदियों को करना शुरू। 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो गई मेरठ से। उन सैनिकों को सजा दी गई थी, जिन्हें फांसी दी जानी थी, जिन्हें आजीवन कारावास दिया जाना था, वहां बंद थे। विप्लव शुरू 10 मई 1757 को। मेरठ के उन सैनिकों ने विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। विद्रोह की प्रक्रिया शुरू। वहां 2200 सैनिक हेविट के पास थे, और उसने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन रोक नहीं पाया। विप्लव सैनिकों में इतना बढ़ चुका था कि वहां आग लग गई। आग का मतलब सारे सैनिकों में सूचना मिल गई, तोड़फाड़ शुरू, बंदियों को इकट्ठा कर करके, और विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। और सारे विद्रोही 10 मई को इकट्ठा होकर के दिल्ली के लिए चल पड़े। 11 मई को दिल्ली पहुंचे सारे विद्रोही। शस्त्रागार का उस समय निरीक्षक हुआ करता था बिलोबी ने कोई प्रतिरोध करने का विशेष प्रयास नहीं किया। सोचा इस गदर को रोक नहीं पाएगा। शस्त्रागार पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। दिल्ली पर उनका आधिपत्य हो गया, और बहादुर शाह के पास गए और यह कहा गया कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें। 80 वर्षीय बेचारा बहादुर शाह असहाय स्थिति में, लाचार स्थिति में, सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फिलहाल 11 मई को पहुंच गए थे। 12-13 मई को बहादुर शाह ने ले लिया। बहादुर शाह को उसका मुखिया बना दिया गया, और जो युवराज थे, शाहजादे थे, वो सलाहकार की भूमिका में आकर के विद्रोहियों का नेतृत्व करने लगे। निकलसन उसको दबाने का प्रयास किया, और इस प्रयास में निकलसन मारा गया। ये बहुत बड़ी घटना हो गई दिल्ली में। निकलसन मार करके पूरी दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में चली गई। इसी बीच बरेली से खान बहादुर खान आए, बख्त खान आए, और उन्हें सलाहकार बनाया गया बहादुर शाह का, और उन्होंने नेतृत्व संभाला। लेकिन तब तक, ये जुलाई की घटना है, मई में हुआ था, तब तक हडसन ने कमान संभाल ली थी, और विद्रोहियों के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। गद्दारों की कहीं कमी नहीं है। जिस तरीके से प्लासी के युद्ध में मिर्जाफर ने गद्दारी की, अमीचंद ने गद्दारी की, या सेठ ने गद्दारी की, यार लतीफ ने गद्दारी की, वैसे यहां भी बहादुर शाह द्वितीय के रिश्तेदारों ने गद्दारी की। उसी में कहा जाता है इलाही बख्श नाम का एक उनका रिश्तेदार था, जिसने जो शाम को जाता था मिलने, और जितनी भी स्ट्रेटजी होती थी सब जब अंग्रेज
सितंबर 57 तक आते आते अंग्रेजों ने फिर दिल्ली को जीत लिया। हडसन ने फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सारे विद्रोही या तो दिल्ली छोड़ करके भाग गए या मारे गए। बहादुर शाह जफर बेचारा छुपा हुआ था हुमायूं के मकबरे में, उसे भी पकड़ लिया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ करके रंगून भेज दिया गया, बर्मा। और रंगून में बेचारा बहादुर शाह जफर अपने भाग्य पर रोता हुआ, तरस खाता हुआ वहीं मर गया। मरते समय 62 में उसकी मृत्यु हुई और वहीं उसे दफना दिया गया रंगून में। मरते समय उसने कहा था, कितना बदनसीब है वो जफर जिसे 2 गज जमीन न मिली वतन के लिए। उस समय मीर गालिब वहीं थे, दिल्ली में थे, और मीर गालिब ने लिखा है कि मेरे आंख के सामने खून की दरिया बह रही है, या अल्लाह मुझे क्या क्या बदा है देखने के लिए। विद्रोहियों का कत्लेआम किया गया, खुलेआम नृशंसता पूर्वक हत्याएं की गई। लाल किले के आसपास की कोई पेड़ नहीं रहा होगा जहां उन्हें लटका न दिया गया हो। बहादुर शाह के सारे उत्तराधिकारियों को, बेटियों को और पोतों को हडसन ने पकड़ दिया। शाहजादा सुल्तान, मुर्तजा सुल्तान, अब्बू सैद, तमाम जितने थे सबको गिरफ्तार कर 6 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मार दी हडसन ने। सबको हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। और सितंबर 57 तक आते आते दिल्ली एक बार फिर विद्रोहियों से मुक्त हो चुकी। लेकिन तब तक इसका फैलाव, इसकी ज्वाला लगभग उत्तर भारत को लपेट में ले चुकी थी। सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जो आज आपका है, जिसे उस समय अवध प्रांत कहा जाता था, अवध और बंगाल प्रांत इससे प्रभावित हुआ। मद्रास और पंजाब अछूते रहे, विशेष प्रभावित नहीं हुआ। उड़ीसा और मध्य प्रांतों में कम लहर फैली, लेकिन उत्तर भारत खासकर अवध और मध्य प्रांत के उत्तरी हिस्से में इसकी ज्वाला सबसे अधिक फैली। इसकी ज्वाला, दिल्ली की ज्वाला लखनऊ पहुंची। लगभग 4 जून 57 तक आते थे, 10 मई को यहां हुआ था। 4 जून तक आते आते लखनऊ में रेजिडेंट के अगेंस्ट वहां के सैनिक कमांड और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने तत्काल अपने अल्प वयस्क के बेटे बिजलिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके और खुद उसकी संरक्षक में भूमिका में आकर के और विद्रोहियों का नेतृत्व करने लगी। विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंट को घेर लिया। लॉरेंस उसका रक्षा करता हुआ मारा गया। बहुत बड़ी घटना थी। हाथी पर चढ़ करके बेगम हजरत महल उत्साह बढ़ाती रही सैनिकों का, लेकिन बहुत अधिक समय तक लखनऊ में विद्रोही टिके नहीं रह पाए। योजना का अभाव था, संगठित कोई स्ट्रेटजी इनके पास नहीं थी। कैंपबेल बड़ी सेना लेकर के लखनऊ को घेर लिया। विद्रोहियों पूरी तरीके से कुचल दिया गया। बेगम हजरत महल भाग गई नेपाल, और वहीं निर्वासित अवस्था में किसी शेर चीते ने उनका भक्षण कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अवध पर फिर सितंबर अक्टूबर 57 तक अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अवध की पुरानी राजधानी फैजाबाद, इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूं पूछा जाएगा, फैजाबाद में भी चिनगारी बहुत तेजी से फैल चुकी थी। दक्षिण भारत से आए हुए एक मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल के अवध राज्य से संबंधित वो थे, उनकी संबंधी थी, उन्होंने सपोर्ट किया बेगम हजरत महल का, और मौलवी अहमदुल्लाह ने पूरा विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोलने वाला हूं,
यही एकमात्र ऐसे नेता थे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, इसे धर्म युद्ध घोषित कर दिया। कहते इन विधर्मियों के खिलाफ लड़ना इस्लाम के हित में है, इस्लाम के लिए हितकर है और हर मुसलमान का कर्तव्य होता है कि लड़े। फतवा जारी कर दिया उन्होंने। लेकिन बाद में ये भी बेचारे गिरफ्तार किए गए, भागे और इनकी भी मृत्यु हो गई। अहमदुल्ला नहीं चला। 4 जून को यहां हो रहा, 5 जून को कानपुर में जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक बेटे थे नाना साहब, जिन्हें धोधू पंत के नाम से जाना जाता था, उनके नेतृत्व में कानपुर में विद्रोही आगे बढ़े, विद्रोह का स्वर आगे बढ़ा। उनके साथ अजीमुल्ला उनका सपोर्ट कर रहे थे। उनका सपोर्ट सलाहकार उनके थे रामचंद्र पांडुरंग, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे कर रहे थे। नाना साहब को उनका पेंशन डलहौजी ने रोक दिया था और दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए विद्रोह कर रहे थे। यही सती चौरा, कानपुर के सती चौरा पर इनके द्वारा बनाए गए कुछ बंदियों की हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज इसे बदले की भावना लेते हैं और कैंपबेल आगे बढ़ करके और कानपुर के विद्रोहियों को नृशंसता पूर्वक हत्या करते हुए विद्रोह को दबा देता है। तात्या टोपे भाग करके, जो रामचंद्र पांडुरंग था, अजीमुल्ला और ये मारे जाते हैं। नाना साहब भागे जाते हैं। तात्या टोपे ग्वालियर जाता है और सिंधिया का एक सामंत, इसका दोस्त था तात्या टोपे का, मान सिंह, विश्वासघात करता है, अंग्रेजों को सौंप देता है तात्या टोपे को और पकड़ लेते हैं अंग्रेज, उन्हें फांसी दे दी जाती है अभियोग चला करके, तात्या टोपे उर्फ रामचंद्र पांडुरंग को। इस तरीके से कानपुर का विद्रोह शांत कर दिया जाता है। जिस समय कानपुर में चला, उसी समय बुंदेलखंड झांसी में भी विद्रोह हुआ। गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, गोद निषेध प्रथा के तहत उनके राज्य का विलय कर लिया था। इसके कारण असंतोष झांसी में भी था और रानी लक्ष्मीबाई ने झंडा बुलंद किया विद्रोह का। पता चला स्मिथ को, बड़ा सेना लेकर के झांसी गया। रानी लड़ती हुई ग्वालियर की तरफ गई, कालपी की तरफ। कालपी में स्मिथ पूरी तरीके से उन्होंने हराया। आगे बढ़ी, कैंपबेल की सेना आई। कैंपबेल खुद नहीं पहुंच पाया था, तब तक आधी सेना हार चुकी थी, ग्वालियर तक थी। सिंधिया ने साथ नहीं दिया रानी लक्ष्मीबाई का, गद्दारी किया। उसकी काफी सेना अपने आप साथ में चली आई और रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक संघर्ष करती हुई मर्दों की भांति अपने बेटे को साथ लिए हुए और संघर्ष कर रही थी। लेकिन ह्यूरोज तब तक एक बड़ी सेना लेकर गया। ह्यूरोज के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई ग्वालियर के पास इनकी, और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज ने भूर भूर प्रशंसा की। ह्यूरोज ने कहा, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यही एकमात्र मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई की। बाद में उसने अपने डायरी में भी ह्यूरोज ने लिखा कि भारतीय महिलाओं में पुरुषों से भी अधिक सैन्य शक्ति और प्रबलता है जो मैंने उस मर्द रूपी महिला में देखा, रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी सहित उत्तर भारत के लगभग क्षेत्रों में इसकी चिंगारी फैल चुकी थी। बरेली में भी विद्रोह हुआ और बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। लेकिन उसी समय तत्काल कानपुर को दबा करके कैंपबेल की सेना बरेली पहुंच गई और बरेली को उन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया। और वहां अगला जो बोलने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ध्यान दीजिए, सबसे अधिक प्रभाव दानापुर, पटना और बिहार में हुआ। दानापुर के विद्रोहियों ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता की चूल्हे हिला दी। उससे ज्यादा पटना का एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली, उसने विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए और ब्रिटिश सैनिकों की छक्के छुड़ा दिए। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था जगदीशपुर के जमींदार, विस्थापित जमींदार जगदीश कुंवर सिंह। जगदीशपुर से लेकर के और आजमगढ़ के अतरौलिया तक के बीच में 4 ब्रिटिश सेना को इन्होंने हराया। मिड्यूज को भी हराया, टेलर को भी हराया, स्मिथ को भी हराया, 4 जगह हराया। मिड्यूज के साथ लड़ते हुए जब घायल होकर के उसमें गए, देखे कि पैर खराब हो गया, इन्होंने अपने हाथ से अपना पैर काट लिया, हाथ काट लिया। अतरौलिया के पास से ही आजमगढ़ के पास संघर्ष किए, 4 बार अंग्रेजों को हराए। एकमात्र यही ऐसे जगदीशपुर के ठाकुर कुंवर सिंह थे कि जिन्होंने अपनी मौत मरे, जो अंग्रेजों से कभी हारे नहीं, हराए कई बार। लेकिन 58 अप्रैल 58 तक आते आते ये बेचारे खुद मर गए। बाद में इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व का झंडा बुलंद किया, लेकिन जल्दी ही उसे टलर ने दबा दिया और विद्रोहियों का अंत करके इस विद्रोह को अंत कर दिया। इसके अलावा छुटपुट विद्रोह अन्य शहरों में भी हुए। मथुरा में देवी सिंह ने विद्रोह किया, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने विद्रोह किया, मेरठ में कदम सिंह ने विद्रोह किया, इलाहाबाद में नेतृत्व लियाकत अली ने किया, बस्ती में भैया शिव गुलाम सिंह ने किया, उड़ीसा में उज्जवल रमन और सुरेंद्र शाही ने किया, जयदयाल हरदयाल ने राजस्थान और कोटा में किया। इन जगहों पर भी कदम सिंह ने, गजाधर सिंह ने, भैया शिव गुलाम सिंह ने, उज्जवल रमन शाही ने, इन लोगों ने भी इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन मद्रास, पंजाब ज्यादातर शांत रहे, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 58 सितंबर 58 तक आते आते लगभग हर जगह विद्रोह शांत किया जा चुका था। भारत एक बार पुनः अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था, अन्य विद्रोही शांत किए जा चुके थे और एक नई स्ट्रेटजी बन रही है। इस विद्रोह के समय कैनिंग ने, जो यहां के राजा थे, जो यहां के जमींदार थे, जो यहां के उनके अधीन शासक थे, उनको कहा ये तरंग रोधक का कार्य किए। कैनिंग कहता था कि अगर सिंधिया भी शामिल हो जाता इन विद्रोहियों में तो मुझे बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ जाता। यह क्रांति जो 10 मई 1857 को उस फील्ड राइफल के कारतूस के प्रकरण से शुरू हुई थी, जिसका सूत्रपात 29 मार्च के बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने सूत्रपात किया था, बाघ और हिरोसे को गोली मार करके। अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उसे बड़े क्रांतिकारी परिणाम हुए। इनके क्रांतिकारी परिणामों के विषय में मैं कल आप लोगों को डिस्कस करूंगा, टॉपिकों को चर्चा करूंगा। आप